हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। आज हम पढ़ेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में। फार्माकोकाइनेटिक्स का मतलब होता है आपकी जो ड्रग होती है, जो भी मेडिसिन होती है, उसको जब आप खाते हैं तो हमारी बॉडी में वो कैसे कैसे जाती है, कैसे एब्जॉर्ब होती है, कैसे उसका डाइजेशन होता है, कैसे एक्सक्रीट आउट होती है, बाहर कैसे निकलती है। बेसिकली आपकी जो ड्रग की मूवमेंट होती है वो कैसे कैसे होती है, उसको हम पढ़ते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर। तो इसको हम अच्छे समझेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे एडीएमई प्रोसेस क्या होता है, यानी कि कोई भी हमारी ड्रग होती है उसके साथ ये प्रोसेस होता है, तो क्या होता है वो समझेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कोई भी आपकी जो मेडिसिन होती है, कोई दवाई होती है, उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है और कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कि अफेक्ट करते हैं किसी ड्रग के एब्जॉर्ब होने को। तो ये सब चीजें हम आज के लेक्चर में अच्छे से समझेंगे। तो देखो, सबसे पहले आप फार्माकोकाइनेटिक्स होता क्या है। द फार्माकोकाइनेटिक्स, जैसे आप नाम से समझो, सबसे पहले तो देखो फार्माको मतलब किस लिए, फार्मा वर्ड किस लिए यूज करते हैं, मेडिसिन के लिए, ड्रग्स के लिए। और काइनेटिक्स मतलब मूवमेंट, यानी कि आपकी जो मेडिसिन है, जो ड्रग है, जो पेशेंट लेगा, तो पेशेंट की बॉडी में जाने के बाद उसका कैसे कैसे मूवमेंट होगा, उसको हम पढ़ते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर। ठीक, तो द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन। एब्जॉर्प्शन, कोई भी ड्रग होगी सबसे पहले वो एब्जॉर्ब होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी पूरी बॉडी में, मेटाबोलाइज होगी, और उसके बाद जब उसका सारा काम हो जाएगा तब वो ड्रग हमारी बॉडी से बाहर निकल जाएगी। तो ये सारा काम होता है आपकी ड्रग का। ठीक है, जिसको हम पढ़ते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर, यानी कि द स्टडी ऑफ एब्जॉर्प्शन, कैसे ड्रग हमारी एब्जॉर्ब हो रही है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, कैसे मेटाबोलाइज हो रही है, कैसे हमारी बॉडी से बाहर निकल रही है कोई भी एक ड्रग, उसको हम बोलते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों पढ़ना जरूरी है अपने को फार्माकोकाइनेटिक्स। तो ये क्या बताता है, इट डिटरमाइंस द ऑप्टिमल डोजेज रेजिमेन। ठीक है, कि आपकी जो डोजेज रेजिमेन है, रेजिमेन मतलब क्या होगा, जैसे कि डोज की अमाउंट कितनी होगी वो पता लगा सकते हैं हम, वो सेट कर सकते हैं इससे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी कितने कितने टाइम में देनी है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन उस ड्रग के लिए कौन सा सही रहेगा, किस वे से दें, इंट्रावेनस दें, इंट्रामस्कुलर दें। ठीक है, कैसे कौन सा रूट उसके लिए सही रहेगा पेशेंट के लिए। ऑनसेट टाइम, कितने टाइम में आपकी जो ड्रग है वो फर्क देना चालू कर रही है, इफेक्ट देना अपना चालू कर रही है, उस ड्रग से पेशेंट को कितने टाइम बाद फायदा होना चालू हो रहा है। ठीक है, ड्यूरेशन, कितना कितना टाइम लग रहा है उसको एक्शन परफॉर्म करने के लिए किसी भी ड्रग का, ये सब हम इस फार्माकोकाइनेटिक्स की स्टडी करके जान सकते हैं। इसके अलावा देखो, इट गाइड्स क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग इन मेडिसिन, फार्मेसी एंड टॉक्सिकोलॉजी। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी क्लिनिकल डिसीजन ले सकते हैं कि पेशेंट को कौन सी मेडिसिन देनी है, कितने टाइम में देनी है। तो आपका हम बेसिकली क्लिनिकल डिसीजन ले पा रहे हैं। ठीक, हेल्प्स अंडरस्टैंड हाउ अ ड्रग इंटरेक्ट्स विद द बॉडी। इसकी स्टडी करके हम पता लगा सकते हैं, ये हमको हेल्प करता है कि आपकी कोई भी ड्रग है वो हमारी बॉडी के साथ क्या करती है, एंड अचीव इट्स थेराप्यूटिक इफेक्ट। और उस दवाई से पेशेंट को बेसिकली जो थेराप्यूटिक इफेक्ट होगा, जो हेल्प होगी, जिससे फायदा होगा उस मेडिसिन लेने से, तो उसमें ये उसको समझने में अच्छे से हेल्प कर पाता है आपका फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक, तो देखो अब इसको चार्ट को समझो अच्छे से। सबसे पहले तो आप, जैसे इसको शॉर्ट में बता रखा फार्माकोकाइनेटिक्स में, देखो होता क्या है। जैसे कि अपनी कोई ड्रग है, कोई मेडिसिन है, जैसे आपने ओरल रूट से कोई मेडिसिन ली। ठीक है, मोस्ट कॉमन रूट है ओरल रूट, ज्यादातर ओरल रूट से मेडिसिन जाती है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक, बाकी इसके अलावा और भी रूट्स होते हैं, वेन्स के थ्रू दे दो, मसल्स के थ्रू दे दो। ठीक है, एंट्रल पेरेंटल रूट्स। ठीक है, ये एंट्रल रूट है, बाकी सारे रूट्स पेरेंटल रूट्स होते हैं। ठीक, तो आपका ओरल जब मेडिसिन हम लेते हैं तब क्या होगा, मेडिसिन जाएगी आपके स्टमक में, स्टमक में जाने के बाद जाएगी अपने इंटेस्टाइन में। ठीक है, इंटेस्टाइन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। ठीक, हमारा एब्जॉर्प्शन होता है इंटेस्टाइन के अंदर, तो हमारी ड्रग जो होगी वो भी एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, स्टमक से एब्जॉर्ब होगी, इंटेस्टाइन से थोड़ी सी एब्जॉर्ब होगी। एब्जॉर्ब होने के बाद कहाँ जाएगी, ये जाती है हमारे लीवर में। ठीक है, इन द केस ओरल रूट में, जब ओरल से ले रहे हैं हम, ठीक है, तब क्या होगा, हमारी जो ड्रग है, जो मेडिसिन है, वो कहाँ पे जाएगी, लीवर में जाएगी। लीवर में जाने के बाद क्या होगा, इसका मेटाबॉलिज्म होगा। ठीक है, लीवर क्या करेगा, उस ड्रग को मेटाबोलाइज कर देगा, बायो ट्रांसफॉर्मेशन कर देगा, मतलब कि इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में कर देगा, या फिर एक्टिव फॉर्म से इनएक्टिव फॉर्म में कर देगा उस मेडिसिन को। ठीक है, मेटाबोलाइज होने के बाद अब क्या होगा, हमारी जो ड्रग है वो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगी। अब डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी, ये जो मेडिसिन है लिवर से कहाँ जाएगी, हमारे हार्ट के पास, ब्लड के थ्रू होते होते कहाँ जाएगी, हमारे हार्ट में चली गई। हार्ट का काम क्या होता है, पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करना, सर्कुलेट करना ब्लड को। ठीक है, तो हार्ट क्या करेगा, पूरी बॉडी में ड्रग को भी सर्कुलेट करेगा। ठीक है, ड्रग को सर्कुलेट करने के बाद जहां पे भी आपके ड्रग को एक्शन परफॉर्म करना है, सपोज करो मेरे हाथ में चोट लग रखी है, इधर आके उस मेडिसिन को काम करना है, इस हाथ में पेन को कम करना है। ठीक, तो क्या होगा, इस जगह तक वो हमारा ब्लड है वो भी आ रहा है,
तो ब्लड के थ्रू आपकी ड्रग आएगी, अपना एक्शन परफॉर्म करेगी। एक्शन परफॉर्म करने के बाद जब काम हो जाएगा उस ड्रग का, तब वो हमारी बॉडी के लिए वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारी बॉडी उसको बाहर भी निकालेगी। अब बाहर कैसे निकालेगी? आपका जो ब्लड है वो आपका किडनी में भी आता है। ठीक है, किडनी का काम क्या होता है? फिल्टर करना, यूरिन बनाना। तो यूरिन के थ्रू आपकी जो ड्रग होगी वो पास हो जाएगी। इसके अलावा हमारी बॉडी में स्किन भी होती है, स्किन से स्वेट निकलता है, वो भी एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट होता है। ठीक है, तो स्वेट के थ्रू, पसीने के थ्रू आपके बाहर निकलेगी। ठीक है, इसके अलावा बाइल के थ्रू आपके फीसिस में चली जाएगी, उसके थ्रू बाहर निकल सकती है ड्रग्स। तो इस तरीके से आपकी जो मेडिसिन है वो आती है, एब्जॉर्ब होती है, मेटाबोलाइज होती है। उसके अलावा आपका जहाँ पे जरूरत होगी वहां पे जाएगी, अपना एक्शन परफॉर्म करेगी। उसके बाद हमारी बॉडी उसको इन फॉर्म्स में, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, स्वेट, बाइल, इनके थ्रू अपनी ड्रग जो होगी वो बॉडी से बाहर चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी ड्रग अपनी काम करती है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ADME। ADME का मतलब एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन। ठीक है, कोई भी ड्रग है वो एब्जॉर्ब होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी, मेटाबोलाइज होगी और एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। ठीक है, ये जो प्रोसेस होता है ये आपका पेरेंटल रूट के लिए है। ठीक है, सपोज करो किसी ने डायरेक्टली वेन में मेडिसिन दे दी। ठीक, अब वेन के थ्रू यानी कि एब्जॉर्प्शन की दिक्कत ही खत्म। ठीक है, डायरेक्टली वो क्या हो रही है? डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, ब्लड के थ्रू आपके लिवर में जा रही है, या फिर मेटाबोलाइज हो रही है। ब्लड में भी मेटाबोलाइज होती है, लिवर में भी मेटाबोलाइज होती है। ठीक है, तो मेटाबोलाइज होके बाद उसका जहां पे भी उसको पहुंचना होगा पहुंचेगी, उसके बाद एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। ठीक, तो ये आपके प्रोसेसेस होते हैं 4। अभी मैंने आपको बताया कैसे हमारी मेडिसिन एब्जॉर्ब हो रही है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, कैसे मेटाबोलाइज हो रही है, कैसे एक्सक्रीट आउट हो रही है। अभी इसको हम और डिटेल में अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले देखो आप एब्जॉर्प्शन। ठीक है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है? एब्जॉर्प्शन को हम डिटेल में आगे और देखने वाले हैं। तो एब्जॉर्प्शन के लिए, किसी भी ड्रग को एब्जॉर्ब कराने के लिए उसका पहले हमारी बॉडी में एडमिनिस्टर करना जरूरी है। पहले बॉडी में जाना तो जरूरी है, तभी तो एब्जॉर्ब करवाओगे। अब जाएगी कैसे वो ड्रग? ओरल रूट से जाएगी, इंट्रामस्कुलर रूट से जा सकती है, मसल्स में इंजेक्शन लगता है उसके थ्रू जा सकती है, सबक्यूटेनियस इंजेक्शन लगता है उसके थ्रू जा सकती है, वेन में इंजेक्शन लगता है उसके थ्रू जा सकती है। ठीक है, तो अब बहुत सारे रूट ऑफ ड्रग होते हैं। ठीक है, वो आपको बता रखा है मैंने पहले ही, काफी सारे रूट्स बता रखे हैं। तो ड्रग का पहले एब्जॉर्ब होने के लिए आपकी जो ड्रग है उसको एडमिनिस्टर करना जरूरी है। ठीक है, किसी भी रूट से। ओरल से जाएगी तो क्या होगा? ड्रग इज इंजेस्टेड, अंडरगोज डिसोल्यूशन। सबसे पहले ड्रग हम खाते हैं, इंजेस्ट होता है, उसके बाद वो ड्रग होती है, क्या होती है? डिसॉल्व होती है, डिसोल्यूशन होता है उसका, यानी कि ब्रेक डाउन होता है किसी भी मेडिसिन का, टूटती है वो, एंड इज एब्जॉर्ब्ड थ्रू इंटेस्टाइन। ठीक है, और हमारे इंटेस्टाइन के थ्रू वो एब्जॉर्ब हो जाती है। इंट्रामस्कुलर रूट में या फिर सबक्यूटेनियस रूट में क्या होता है? ड्रग इज एब्जॉर्ब्ड डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। इसमें क्या होगा? ये नहीं कि पेट में जाएगी पहले, इसमें डायरेक्टली जो हमारी मेडिसिन होगी वो कहां जाएगी? डायरेक्ट हमारे ब्लड में जाएगी। ठीक है, विदाउट नीड ऑफ प्रॉपर डिसोल्यूशन। इसमें क्या था? पहले ड्रग जा रही है, डिसॉल्व हो रही है, उसके बाद हमारे इंटेस्टाइन में जा रही है। ठीक है, और उसके बाद हमारे बेसिकली ब्रेकडाउन होने के बाद वो फिर ब्लड में जा रही है। ठीक, और इसमें क्या हो रहा है? डायरेक्टली इसमें डिसोल्यूशन की जरूरत नहीं है। ठीक, इसमें ड्रग को ब्रेकडाउन होने की, डिसॉल्व होने की जरूरत नहीं है, टूटने की जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली हमारे ब्लड के अंदर जाएगी। इसके अलावा देखो, इंट्रावेनस रूट में ड्रग इज डिलीवर्ड डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। ठीक, इसमें क्या होगा? आपकी जो ड्रग है वो डायरेक्टली हमारे ब्लड में दे रहे हैं, वेन्स में दे रहे हैं, डायरेक्टली ब्लड में जा रही है, बायपासिंग बोथ डिसोल्यूशन एंड एब्जॉर्प्शन स्टेप्स। तो इसमें क्या हो रहा है? आपका डिसोल्यूशन का जो ब्रेकडाउन होने का पार्ट था वो भी खत्म, एब्जॉर्ब होने का जो पार्ट था जो कि इसमें होता है इंट्रामस्कुलर रूट में, सबक्यूटेनियस रूट में धीरे धीरे करके एब्जॉर्ब होगी, लेकिन इसमें दोनों ही चीजें खत्म। इंट्रावेनस से क्या होगा? डायरेक्ट ब्लड में गई, ब्लड से डायरेक्टली आपकी साइट में गई, जहां पे भी उसको जाना है, एक्शन परफॉर्म करना है। तो डिसोल्यूशन की दिक्कत खत्म, ड्रग का ब्रेकडाउन होना खत्म, ड्रग का एब्जॉर्ब होना खत्म, डायरेक्टली वो एक्शन परफॉर्म करेगी। ठीक है, तो ये आपका होता है एब्जॉर्प्शन। इसके अलावा देखो आपका डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि आपकी बॉडी में कैसे कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट होगी। ठीक है, तो आपके इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन से आपकी ड्रग जाएगी आपकी बॉडी में, फिर डिस्ट्रीब्यूट होगी। ठीक है, तो वंस इन द ब्लड स्ट्रीम इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर हमारी ब्लड स्ट्रीम में आ गई। ठीक, द ड्रग इज सर्कुलेटेड थ्रू आउट द बॉडी। जो ड्रग होगी वो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगी, रीचिंग वेरियस टिश्यूज एंड साइट ऑफ एक्शन, जिससे वो
अलग अलग टिश्यूज में जाएगी या फिर साइट ऑफ एक्शन तक, जहाँ साइट ऑफ एक्शन मतलब जहाँ पे उसको ड्रग को एक्शन परफॉर्म करना है, जिस बीमारी की वजह से हम वो ड्रग ले रहे हैं उधर तक वो जाएगी। ठीक, इसके अलावा देखो आप मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, बायो ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है। ठीक है, बायो मतलब बायोलॉजिकली अपना नेचर चेंज कर रही है वो, ठीक, टूट रही है, इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में आ रही है या फिर एक्टिव फॉर्म से इनएक्टिव फॉर्म में हो रही है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, और बायो ट्रांसफॉर्मेशन अकर मेनली इन द लिवर, ब्लड एंड टिश्यूज। तो आपका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो कहाँ पे होता है, सबसे ज्यादा तो ब्लड आपके लिवर में होता है, इसके अलावा ब्लड में भी होता है और टिश्यूज में भी मेटाबॉलिज्म होता है ड्रग का। ठीक है, मेजरली लिवर में होता है। इन्वॉल्व्स द ब्रेकडाउन ऑफ द ड्रग और इट्स कन्वर्जन। इसमें क्या होगा, ड्रग का ब्रेकडाउन होगा या फिर कन्वर्जन होगा फ्रॉम इनएक्टिव फॉर्म टू एक्टिव फॉर्म और वाइस वर्सा। ठीक है, अब इसके बाद अलावा देखो आप एक्सक्रीशन। ड्रग मेटाबोलाइज हो गई, आपके डिस्ट्रीब्यूट हो गई, साइट तक एक्शन परफॉर्म कर लिया, उसके बाद ड्रग को हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करवाना है, रिमूव करवाना है, रिमूवल ऑफ ड्रग, इसको हम बोलते हैं एक्सक्रीशन। रिमूवल ऑफ ड्रग फ्रॉम द बॉडी बाया यूरिन, बाइल, स्वेट या फिर कोई अदर रूट से हमारी जो ड्रग होगी वो बॉडी से फिर बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो किडनी उसको फिल्टर करके बाहर निकाल देगी। तो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हुई, डिस्ट्रीब्यूट हुई, आपके लिवर तक गई, लिवर से इसके अलावा आपके लिवर अगर फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म हो रहा है डायरेक्टली आपके इंटेस्टाइन से आ रही है वैसे, ठीक है, तो पहले लिवर में मेटाबोलाइज होगी, उसके बाद आपका डिस्ट्रीब्यूट होगी। ठीक है, बाकी सारे रूट में पहले डिस्ट्रीब्यूट होकर फिर आपके बाद में लिवर में आके फिर मेटाबॉलिज्म हो सकता है, फिर ब्लड में मेटाबॉलिज्म हो सकता है। ठीक है, और जब काम हो जाएगा फिर वो किडनी में आ जाएगी आपकी मेडिसिन, किडनी में आने के बाद वो किडनी उसको फिल्टर कर देगी, यूरिन के थ्रू पास आउट कर देगी। ठीक है, या फिर लिवर आपका बाइल वगैरह बना के उसको ड्रग को बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो अपने 4 प्रोसेसेस होते हैं अपने एडीएमई के। अब इसके अलावा देखो आप ड्रग एब्जॉर्प्शन। अब हम देखेंगे ड्रग का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, इसको हम पढ़ने वाले हैं आज डिटेल में। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन कैसे हो रहा है, मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, उसके ऊपर आपको एक एक लेक्चर भी दे दूंगा मैं बाद में। ठीक है, अभी देखो ड्रग का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। तो एब्जॉर्प्शन बेसिकली देखो है क्या, एब्जॉर्प्शन इज द मूवमेंट ऑफ अ ड्रग फ्रॉम इट्स साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। यानी कि आपकी जो ड्रग है वो आपके जिस एडमिनिस्ट्रेशन साइट से, यानी कि वेन से हो गई, मसल से हो गई, सबक्यूटेनियस रूट से हो गई या फिर आपके ओरल रूट से हो गई, उससे लेके आपके ब्लड स्ट्रीम तक कैसे आ रही है, कैसे मूव हो रही है, उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रग का एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक, अब देखो इसमें ड्रग ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन, ये हम क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि ड्रग को एब्जॉर्ब होने के लिए सबसे पहले उसको सेल मेम्ब्रेन से पास होना पड़ेगा, तभी तो आपके सेल के अंदर हमारी ड्रग घुसेगी। ठीक है, सेल के अंदर एक्शन परफॉर्म करना है ना उसको, बेसिकली सेल्स के अंदर, टिश्यूज के अंदर उसको घुसना है ड्रग को। तो वो घुसती कैसे है, ड्रग ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, सेल मेम्ब्रेन से पास कैसे होती है, कोई भी जो मेडिसिन है वो आपके सेल मेम्ब्रेन के अंदर कैसे जाती है। ठीक है, तभी वो एक्शन परफॉर्म कर पाएगी। जब तक सेल के अंदर नहीं घुसेगी तब तक एक्शन परफॉर्म नहीं करेगी, या सेल को पास नहीं करेगी तब तक एक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगी। ठीक, तो इसको जानना अपने को बहुत जरूरी है। तो देखो सबसे पहले आप स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ये आपको पहले ही पढ़ा रखा है मैंने, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ठीक, कि आपकी जो सेल होती है उसकी जो मेम्ब्रेन होती है इस तरीके की होती है, लिपिड बाइलेयर होती है। इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स होते हैं, पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं, इंटीग्रेटेड प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है, तो आपका एक बार रिवीजन देख लो इसकी थोड़ी सी। तो आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं, फोस्फोलिपिड बाइलेयर से बनी होती है। ठीक है, फोस्फोलिपिड है, बाइलेयर है, एक ये लेयर है, दूसरी ये लेयर है। ठीक है, बाइलेयर है, लिपिड से बनी होती है, प्रोवाइड सेमी परमिएबल बैरियर, सेमी परमिएबल या फिर हम बोल सकते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल, कुछ जरूरी चीजों को ही पास करेगी, हर चीज को पास नहीं करती हमारी सेल मेम्ब्रेन। प्रोटीन्स की हम बात करें तो इसमें दो टाइप के प्रोटीन होते हैं, एक होता है इसमें इंटीग्रल प्रोटीन, दूसरा होता है अपना पेरिफेरल प्रोटीन। इंटीग्रल मतलब बीच में, ये बीच में जो प्रेजेंट होगा वो इंटीग्रल है। ठीक है, और आपका जो पेरिफेरल मतलब पेरिफेरी पे जो प्रेजेंट होगा। ठीक है, ये बाउंड्री को बोलते हैं पेरिफेरी। ठीक, तो पेरिफेरी पे जो प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल प्रोटीन। तो आपका जो इंटीग्रल प्रोटीन होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, एम्बेडेड इन द लिपिड बाइलेयर। एम्बेडेड मतलब अंदर होता है, अंदर पाया जाता है, हमारे लिपिड बाइलेयर के अंदर पाया जाएगा, ये देखो अंदर है। ठीक है, किसकी तरह काम करता है, एज अ चैनल की तरह काम करता है। चैनल मतलब कि एक रास्ता देने का काम करेगा, कैरियर्स की तरह काम करेगा, या फिर रिसेप्टर की तरह काम करता है ये इंटीग्रल प्रोटीन।
इसके अलावा जो आपके पेरिफेरल प्रोटीन्स होती हैं जो कि पेरिफेरी पे प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि येलो से दिखा रखा है, अटैच टू द सरफेस, ये सरफेस के साथ अटैच होते हैं, इन्वॉल्व इन द सिग्नलिंग एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट, ये सिग्नलिंग सिग्नल्स वगैरह लेने देने के लिए या फिर आपका स्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए काम आते हैं आपके पेरिफेरल प्रोटीन्स। इसके अलावा जो कोलेस्ट्रॉल होता है उससे बनी होती है आपकी बेसिकली ये हेल्प रेगुलेट द मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, तो ये क्या करती है आपकी जो मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन है, उसकी फ्लूइडिटी को मेंटेन करके रखती है आपकी कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, इसका काम होता है। तो अपना ये बेसिकली आप ये जान लो कि आपकी जो सेल है उसकी मेम्ब्रेन है, लिपिड बाइलेयर होती है, फोस्फोलिपिड से बनी होती है, लिपिड है तो आपकी जो ड्रग्स होंगी वो आपके कुछ लिपिड सॉल्युबल भी होंगी। ठीक, वो सब हम भी देखेंगे। तो देखो, तो आपका जो प्रोटीन सेल मेम्ब्रेन है प्रोटीन से बनी हुई है, दो टाइप के प्रोटीन होते हैं, इंटीग्रल या फिर पेरिफेरल। इंटीग्रल में भी आपके दो टाइप के आते हैं, पार्शियली एम्बेडेड या फिर फुल्ली एम्बेडेड। ठीक है, इंटीग्रल मतलब कि जो बीच में पाए जाएंगे। एक है अपना क्या पार्शियली एम्बेडेड, पार्शियली मतलब थोड़ा सा ही एम्बेडेड है, ठीक है, पार्शियली है। फुल्ली एम्बेडेड मतलब पूरी की पूरी लेयर में प्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, ये है फुल्ली एम्बेडेड प्रोटीन। ठीक, ये किसकी तरह काम करेगा, चैनल या फिर टनल की तरह काम करेगा। ठीक है, तो इस तरीके के अपने प्रोटीन्स होते हैं। तो देखो अब हम समझते हैं मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब इतना बेसिक जान लिया सेल मेम्ब्रेन के बारे में, आप समझो आप कि जो मेडिसिन है वो कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही है। तो ट्रांसपोर्ट होने के मैकेनिज्म में देखो, मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट और स्पेशलाइज्ड या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आपके पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, पैसिव डिफ्यूजन और फिल्ट्रेशन, ये दोनों इसमें आते हैं। और स्पेशलाइज्ड या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन या फिर पिनोसाइटोसिस, ये तीनों इसके अंदर आते हैं। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में बेसिकली क्या होता है ना, अपने को एनर्जी नहीं चाहिए होती है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई मेडिसिन है सेल के अंदर, उसको घुसना है तो उसके लिए एनर्जी देने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप घुस जाएगी। और स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट में या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, उसको लगेगी एनर्जी। ठीक है, उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। तो ये अपना दो तरीके के मैकेनिज्म से आपकी जो मेडिसिन है वो बॉडी के अंदर घुसती है या सेल के अंदर घुसती है। तो देखो मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट में सबसे पहले देखो आप, पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है, डज नॉट रिक्वायर एनर्जी, इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। स्पेशलाइज्ड या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, रिक्वायर्स एनर्जी, एटीपी जिसको हम बोलते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये चाहिए होता है। एंड मे मूव सब्सटेंसेस अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पे आपकी जो सब्सटेंसेस हैं, जो ड्रग होती हैं, वो मूव करती हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, तो ड्रग आपकी इस तरीके से मूव करेगी, ये भी बताता हूँ आपका एनिमेशन की हेल्प से। तो देखो अब अपने जो मैकेनिज्म है ये, इनको हम अच्छे से एक एक करके समझने वाले हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो पैसिव डिफ्यूजन। देखो पैसिव डिफ्यूजन क्या होता है, पैसिव डिफ्यूजन किसका पार्ट है, पैसिव ट्रांसपोर्ट का पार्ट है। तो पैसिव डिफ्यूजन में क्या होगा ना, मूव्स ड्रग्स डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, आपकी जो ड्रग होती है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट से के बेसिस पे आपकी मूव करेगी। जैसे आपको बताता पहले, बाद में हो, पहले ये समझो। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये अपनी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक, ये अपनी सेल मेम्ब्रेन है, ये बाहर का स्ट्रक्चर है, बाहर से अपनी कोई ड्रग आ रही है हायर कंसंट्रेशन में, नीचे अपना क्या है सेल के अंदर, ये सेल के अंदर वाला पार्ट मान लो। ठीक है, जितने भी अभी डायग्राम्स आएंगे अपने सबके सब, ये वाला पार्ट अपना सेल के अंदर का मानना, ये वाला सेल की बाहर की सरफेस का मानना, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई अपनी। ठीक है, अब इस ड्रग को इसके अंदर एंटर करना है, सेल मेम्ब्रेन से पास करना है। ठीक है, तो कैसे पास करेगी ये, इधर हाई कंसंट्रेशन है, ठीक, अंदर क्या है लो कंसंट्रेशन है, तो मेडिसिन क्या करेगी, इसमें से इसमें पास हो जाएगी, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आपकी जो मेडिसिन होती है वो चली जाती है। ठीक, तो इस तरीके से आपकी होती है। तो देखो पैसिव डिफ्यूजन में भी क्या होता है अपना, मूव्स ड्रग्स डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पे हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में आपकी जो मेडिसिन होती है वो मूव करती है। नो एनर्जी इज रिक्वायर्ड, इसमें कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर कौन कौन सी चीजें होती हैं जो कि इस पैसिव डिफ्यूजन को अफेक्ट कर सकती हैं, इसमें आएगा आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आ सकता है जैसे कि आपका हायर एक्सटर्नल ड्रग कंसंट्रेशन प्रमोट्स डिफ्यूजन, जितनी ज्यादा बाहर कंसंट्रेशन होगी ड्रग की उतना ही ज्यादा आपका डिफ्यूजन होगा। ठीक है, उतना ही ज्यादा अपना डिफ्यूजन प्रमोट होगा। लिपिड सॉल्युबिलिटी, आपकी जो ड्रग है वो मेडिसिन है, अगर वो लिपिड सॉल्युबल है, ठीक है, लिपिड सॉल्युबल ड्रग है तो इजीली पास हो जाएगी आपके लिपिड मेम्ब्रेन से, क्योंकि हमारी सेल की मेम्ब्रेन भी कैसी है, लिपिड से बनी हुई है। ड्रग भी अगर लिपिड से बनी होगी तो इजीली पास हो जाएगी। सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मतलब ज्यादा एरिया में अगर ड्रग फैली हो तो। मोर सरफेस एरिया एनहेंसेस एब्जॉर्प्शन, अगर किसी चीज को एब्जॉर्ब करवाना है तो ज्यादा अगर एरिया वो कवर करेगी, ज्यादा सरफेस पे होगी
तो वो ज़्यादा एब्जॉर्ब हो पाएगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल खाना के लिए देख लो, अगर ज़्यादा बड़ा मुंह खोलोगे तो ज़्यादा बड़ा आप और खा सकते हो, छोटा सा मुंह खोलोगे तो छोटा सा ही और खा सकते हो। ठीक है, तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा वो ड्रग जो होगी वो एब्जॉर्ब हो पाएगी। इसके अलावा देखो मेम्ब्रेन थिकनेस। ठीक है, आपकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो कितनी थिक है या फिर कितनी मोटी है या फिर कितनी पतली है। थिनर मेम्ब्रेन अलाउ फास्टर डिफ्यूजन। अगर सेल मेम्ब्रेन पतली होगी तो डिफ्यूजन कैसा होगा, तेज होगा। अगर सेल मेम्ब्रेन मोटी होगी तो डिफ्यूजन भी धीरे धीरे होगा, उसको मोटी दीवार को पास करने में उसको टाइम लगेगा। पतली सी दीवार होगी तो वो आराम से पास होकर निकल जाएगी मेडिसिन। ठीक, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, तो आयनाइजेशन भी आपका डिपेंड करेगा। अनआयनाइज्ड ड्रग आर मोर रैपिडली एब्जॉर्ब्ड। अगर कोई ड्रग जो है उसमें आयनाइज्ड नहीं है, ठीक है, आयनाइज्ड मतलब कैटायन आयन वाला, ठीक, तो अगर वो ड्रग आपकी अनआयनाइज्ड है तो क्या होगा, वो ज्यादा तेजी से एब्जॉर्ब हो पाती है। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं किसी भी आपके पैसिव डिफ्यूजन के दौरान, ठीक है, जो कि इसको अफेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा देखो आप, ये तो हमने समझ लिया। अब आप देखो फिल्ट्रेशन। तो देखो फिल्ट्रेशन में क्या हो रहा है, पासेज ऑफ ड्रग थ्रू स्मॉल पोर्स इन द सेल मेम्ब्रेन। हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर कुछ छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है, जिसके थ्रू हमारी ड्रग जो होती है वो पास हो सकती है। जैसे दिखाता हूँ, जैसे ये देखो, ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब इसमें देख रहे हो अभी छोटे छोटे कुछ स्पेसेस हैं, इसको हम पोर्स बोल दो आप। ठीक, तो हमारी जो मेडिसिन होगी, सपोज करो ये मेडिसिन है जो रेड से दिखा रखा है, वो इन पोर्स के थ्रू पास हो जाती है। ठीक है, इन पोर्स के थ्रू पास हो गई, अंदर आ गई, तो इस तरीके से आपकी मेडिसिन पोर्स के थ्रू पास हो जाती है। ठीक है, तो इसको समझते हैं अब अच्छे से हम। तो फिल्ट्रेशन में क्या हो रहा है ना, फिल्टर करना। ठीक है, जैसे आप फिल्टर करते हो, छन्नी की तरह काम करते हो, ठीक है, इस तरीके से ये भी हम, जैसे हमारे किडनी है, किडनी में फिल्टर करती है, तो फिल्ट्रेशन में क्या हो रहा है, पैसेज ऑफ ड्रग थ्रू स्मॉल पोर्स। स्मॉल पोर्स के थ्रू हमारी जो मेडिसिन है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर एंटर कर जाती है, पास हो जाती है सेल मेम्ब्रेन से और सेल में एंटर कर जाती है। ओनली स्मॉल मॉलिक्यूल्स जैसे कि वाटर हो गया, स्मॉल प्रोटीन्स हो गए, ये पास हो सकते हैं इस सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। एग्जांपल्स की हम बात करें तो जैसे कि आपका रीनल ग्लोमेरुलाई, ठीक है, किडनी के अंदर ग्लोमेरुलस होता है, ठीक है, जो कि फिल्टर करता है, यूरिन बनाता है फिर। ठीक, तो आपका ग्लोमेरुलर कैपिलरी है ये, जो कि आपका फिल्टर कर रही है। तो ये इसमें भी आपके क्या होते हैं, पोर्स होते हैं जो कि आपका यूरिन फिर बनाते हैं और इसमें से पास करते हैं। ठीक, तो रीनल ग्लोमेरुलाई फिल्टर वाटर एंड स्मॉल सॉल्यूट बेस्ड ऑन पोर साइज। तो ये आपके फिल्टर करते हैं वाटर को और स्मॉल छोटे छोटे हमारे सॉल्यूट्स को, किसके बेसिस पे, उनके साइज के बेसिस पे। ठीक है, तो इस तरीके से कोई भी जो ड्रग होती है वो स्पोर्ट्स के थ्रू आपकी सेल के अंदर एंटर कर जाती है। ठीक है, अब इसके बाद देखो आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। रिक्वायर्स एनर्जी, एनर्जी मतलब एटीपी, ये चाहिए होगा ड्रग को मूव करने के लिए अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, मतलब कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में जाने के लिए उसको क्या चाहिए, एनर्जी भी चाहिए साथ साथ। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी चाहिए, ए से एक्टिव, ए से एटीपी, उसको एटीपी चाहिए। एग्जाम्पल देखो, दैट सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवली ट्रांसपोर्ट आयंस अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। तो सोडियम पोटेशियम पंप जो होता है वो ट्रांसपोर्ट कर सकता है, ठीक है, आयंस को सेल मेम्ब्रेन के थ्रू वो पास होने देता है। सोडियम पोटेशियम पंप उस तरीके से बैलेंस करके रखता है। ठीक है, कोई भी सेल के अंदर आना है या जाना है तो ट्रांसपोर्ट करेगा वो आयंस को, आपका सोडियम पोटेशियम पंप। तो देखो इसमें क्या हो रहा है ना, ये आपकी सेल मेम्ब्रेन है, आपका हायर कंसंट्रेशन से जो मेडिसिन है उसको आना है लोअर कंसंट्रेशन में, सेल के अंदर पास होना है, तो क्या चाहिए होगा उसको, एटीपी चाहिए। एटीपी देंगे उसको हम, तो क्या होगा, आपका जो मेडिसिन है वो आ जाएगी। ठीक है, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में आ पा रही है, लेकिन साथ में क्या चाहिए इसको, एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी है। ठीक है, अब इसके बाद आप समझो फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन। फैसिलिटेटिव मतलब कि आपका फैसिलिटी चाहिए इसको, ठीक है, कोई हेल्पिंग हैंड चाहिए, कोई फैसिलिटी चाहिए इसको। तो फैसिलिटी में क्या होगा ना, इट यूजेस स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन। ये कैरियर प्रोटीन का इस्तेमाल करती है। हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, अभी दिखाया था मैंने आपको। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि अपने ये कैरियर प्रोटीन होते हैं, ये इंटीग्रेटेड प्रोटीन है। इंटीग्रेटेड प्रोटीन कौन सा, फुल्ली एम्बेडेड। ठीक, तो ये क्या करेंगे ना, मेडिसिन मींस जो फुल्ली इंटीग्रेटेड प्रोटीन है उसके थ्रू सेल मेम्ब्रेन में आएंगी, तो फैसिलिटी ले रही हैं ये। ठीक है,
इस इंटीग्रेटेड प्रोटीन की हेल्प ले रहे हैं, फैसिलिटी ले रहे हैं इससे, तभी इसका नाम है फैसिलिटेटिव डिफ्यूजन। ठीक है, तो इट यूजेस स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन टू एड द मूवमेंट ऑफ ड्रग डाउन देयर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो अगर उसको ड्रग को मूव करना है, जाना है, तो उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, कैरियर प्रोटीन का हेल्प ले रहे हैं। ठीक है, अपनी मूव करने के लिए। एग्जाम्पल्स जैसे कि अपटेक ऑफ सर्टेन विटामिन इनटू सेल, जैसे कि कुछ विटामिन जाते हैं सेल के अंदर, तो सेल मेम्ब्रेन के थ्रू वो ऐसे डायरेक्टली पास तो नहीं होते, वो किसके थ्रू जाएंगे, इस इंटीग्रल प्रोटीन्स के थ्रू ही जाते हैं, कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू ही सेल के अंदर घुसते हैं। ठीक, तो देखो इसमें क्या हो रहा है ना, आपकी सेल मेम्ब्रेन है, इसके अंदर अपना ये इंटीग्रेटेड प्रोटीन है, फुल्ली एम्बेडेड। अब जो आपकी मेडिसिन है वो इसके थ्रू होते हुए जाएगी। ठीक है, इसके थ्रू होते हुए जाएगी। ठीक है, आराम आराम से इसके थ्रू होते हुए चली गई। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी मेडिसिन जाती है इसकी हेल्प से। अब इसके बाद आप समझो पिनोसाइटोसिस। देखो पिनोसाइटोसिस क्या होता है। पिनोसाइटोसिस में क्या होगा ना, एक सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो एनगल्फ कर लेती है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को अलॉन्ग विद डिसॉल्व ड्रग। ठीक है, और क्या बना लेती है, एक वेसिकल बना लेती है। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, जो बाहर का फ्लूइड है, सेल के बाहर के जो फ्लूइड होता है उसको क्या बोलते हैं हम, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, सेल के बाहर का फ्लूइड। ठीक, उसको साथ साथ जो ड्रग होगी, डिसॉल्व ड्रग या फिर जो ड्रग सेल के अंदर जानी है, उस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के साथ साथ उस ड्रग को क्या किस में कन्वर्ट कर लेगी, एक वेसिकल की फॉर्म में, और उसको अपने अंदर ले लेगी। ठीक है, तो इस तरीके से वो जो ड्रग है वो हमारी सेल के अंदर घुस पा रही है। ये मेथड जो है वो आजकल बहुत कम ड्रग्स में यूज होता है, लेकिन तब भी आप पढ़ लो। ठीक है, तो एग्जांपल क्या है, जैसे कि आपका मैक्रोफेजेस यूजिंग पिनोसाइटोसिस टू इंटरनलाइज एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल्स। तो मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, मैक्रोफेजेस क्या है, WBC का टाइप है। तो मैक्रोफेजेस क्या करते हैं, पिनोसाइटोसिस करते हैं। कोई भी किसी भी चीज को, हमारे कोई भी उस मैक्रोफेज के बाहर कोई भी अगर चीज है, मैक्रोफेज के बाहर कोई भी चीज है, एक्स्ट्रा सेलुलर कोई भी मटेरियल है, अगर उसको मैक्रोफेज को अंदर लेना है तो वो क्या करेगा, आपका पिनोसाइटोसिस करेगा उस चीज को अंदर करने के लिए। ठीक है, अंदर लेने के लिए। तो पिनोसाइटोसिस में बेसिकली क्या हो रहा है ना, जैसे कि सेल मेम्ब्रेन है, बाहर अपना सॉल्यूट है। ठीक, तो सॉल्यूट के साथ साथ आपकी ड्रग भी है। ठीक, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भी है, तो एक छोटी सी आपकी वेसिकल बनाना चालू कर देगा ये, इस तरीके से अपने यहाँ अंदर फोल्ड करेगा। इसके साथ साथ क्या है, अपनी सपोज करो येलो वाली मेडिसिन मान लो। ठीक है, तो आपका एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, इसके अलावा मेडिसिन है, दोनों का दोनों एक तरीके से उसको घेर लेगा। घेर के बाद इसके बाद क्या करेगा, फोल्ड बना के एक छोटी सी वेसिकल बना लेगा, और आपकी जो वेसिकल है वो सेल के अंदर चली गई। तो इस तरीके से प्रोसेस होता है पिनोसाइटोसिस का। ठीक है, और उसके बाद सेल के अंदर जाने के बाद ये बाहर वाली लेयर इसकी डिसॉल्व हो जाएगी, फिर आपकी मेडिसिन जो है वो अंदर आ जाएगी। ठीक, तो आपका ये लास्ट प्रोसेस था, आपके मैकेनिज्म कैसे आपकी ट्रांसपोर्ट हो रही है पिनोसाइटोसिस, ये होता है। ठीक, अब इसके अलावा देखो फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। आपके जो ड्रग होती है, जो मेडिसिन होती है, उसको कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, कि कोई भी आपकी जो ड्रग है एब्जॉर्ब हो रही है। एब्जॉर्ब होने देखा ना कैसे कैसे हमारे सेल के अंदर आ रही है। तो एब्जॉर्ब होने के लिए क्या क्या फैक्टर्स उसको अफेक्ट कर सकते हैं, तो आपका कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, हायर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन, ये अफेक्ट कर सकती है। ग्रेटर डिफरेंसेस बिटवीन द एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर कंसंट्रेशन, इससे मार्क कर लेते हैं हम। ग्रेटर डिफरेंसेस, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रा सेलुलर कंसंट्रेशन में, मतलब कि सेल के बाहर और सेल के अंदर के कंसंट्रेशन में इतना ज़्यादा डिफरेंस होगा, उतना ही ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, उतना ही ज़्यादा एब्जॉर्प्शन होगा, जितना ज़्यादा फर्क होगा। बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में अगर कंसंट्रेशन 100 है, अंदर 10 है या 5 है, तो एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छा होगा। अगर बाहर 70 है और अंदर 60 है, तो एब्जॉर्प्शन थोड़ा कम होगा। ठीक है, तो ये मान लो आप। इसके अलावा देखो लिपिड सॉल्युबिलिटी, हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स, जो भी ड्रग्स जो होगी, जो भी मेडिसिन होगी, अगर वो लिपिड सॉल्युबल ज़्यादा है तो वो ईजिली क्रॉस कर पाएगी हमारी लिपिड की बाइलेयर को, क्योंकि हमारी सेल मेम्ब्रेन भी लिपिड से बनी हुई है। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा हमारी ड्रग को हम लिपिड सॉल्युबल बनाएंगे तो ईजिली वो पास कर पाएगी। सरफेस एरिया, लार्जर एरिया जैसे कि इंटेस्टाइन लीड्स टू हायर एब्जॉर्प्शन।
तो इंटेस्टाइन देखो कितनी बड़ी होती है अपनी, स्मॉल इंटेस्टाइन देखो कितनी बड़ी होती है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना ही अच्छे से ड्रग जो होगी वो एब्जॉर्ब हो पाएगी। मेम्ब्रेन थिकनेस, थिनर मेम्ब्रेन अलाउ फास्टर पैसेज, मैंने बताया दीवार अगर पतली होगी तो इजिली उसको भेद के वो अंदर जा सकती है मेडिसिन, ठीक। दीवार मोटी होगी तो उसको पास करने में टाइम लगेगा, ठीक है। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, ड्रग इन अनआयनाइज्ड फॉर्म क्रॉस सेल मेम्ब्रेन मोर एफिशिएंटली। अगर कोई ड्रग है, कोई मेडिसिन है और वो आयनाइज्ड फॉर्म में नहीं है तो वो अच्छे से पास कर पाएगी एज कंपेयर टू आयनाइज्ड ड्रग, ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि किसी भी ड्रग के एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा ड्रग का एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, कौन कौन से फैक्टर्स को अफेक्ट कर रहे हैं, हमने पढ़ लिया एडीएमई के बारे में भी अच्छे से। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर आपके फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में और ड्रग के एब्जॉर्प्शन के बारे में। अगले वीडियो हम देखेंगे ड्रग का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, क्लासमेट के साथ वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।